सबक लेना है, क्योंकि इस विजय गाथा पर हमें, इस गौरव पर, इस सम्मान पर पूरा नाज है, लेकिन मुश्किलें बढ़ रही हैं। जी दिवाकर जी, पहली बात तो कारगिल दिवस की शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से उन सब दर्शकों को जो इस समय देख रहे हैं जी। दूसरी बात कि हमें स्क्रीन के ऊपर कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है और ना ही आपका अच्छा सा खूबसूरत चेहरा दिखाई दे रहा है। जी जी, जी। मैं कंप्रीहेंड कर पा रहा हूँ, आपकी आवाज भी ब्रेक होके आ रही है। जी जी, जी। जो कुछ मैं कंप्रीहेंड कर पाया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कारगिल सेक्टर, द्रास सेक्टर और टुकटुक सेक्टर और बटालिक सेक्टर, ये 4 सेक्टर ऐसे थे जिनमें करीब 130 से ज्यादा हमारी पोस्ट थी और एक प्रैक्टिस थी कि हम विंटर के समय में पाकिस्तान और इंडिया दोनों उन 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर बनी हुई पोस्ट से वापस आ जाते थे और स्प्रिंग में फिर चले जाते थे। मगर 1999 में, फरवरी 1999 से ही पाकिस्तान की फौज ने और जो उनके टेररिस्ट थे उन्होंने जॉइंटली मिलके उन खाली चौकियों को भरना शुरू कर दिया, कब्जा करना शुरू कर दिया। 3 मई से लेके 26 जुलाई तक ये युद्ध चला। बहुत बढ़िया काई साहब ने बात बताई कि हमें उन चोटियों को खाली कराने के लिए उनके पीछे से रास्ता आराम था, सुगम था और आसानी से हम उन्हें खाली करा सकते थे, लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि आप एलओसी को क्रॉस ना करें, लिहाजा हमारे सामने जो पहाड़ थे वो वर्टिकल क्लिफ थे। वर्टिकल क्लिफ यानी कि जिनमें कोई स्लोप बहुत कम था और पूरे ऑपरेशन दिन में नहीं रात में होने थे। और जो हमारी आर्टिलरी गन्स थी उन गन्स को भी ऐसे नहीं ऊपर ले जाया गया, उनको डिसअसेंबल करके ऊपर ले जाया गया। नट बोल्ट उनके पार्ट अलग अलग सिपाही अपने कंधे पे लाद के ले गए और वहां उनको जोड़ा। -15 डिग्री के टेम्परेचर में जहाँ जो दाल नीचे से आती थी वो भी जम जाती थी, जिसे चाकू से काटना पड़ता था। ऐसी स्थिति में जहाँ लैंडस्लाइड हो रही हो, बोल्डर्स आ रहे हो, चिलिंग विंड्स हो और जहां जंगल भी हो और इंसेक्ट्स भी हो, लेकिन इस पूरे युद्ध का श्रेय अगर मैं किसी को देना चाहता हूं तो वो अपने यंग सोल्जर्स को और खास तौर पे यंग ऑफिसर्स। बिल्कुल बिल्कुल। ये युद्ध 4-5 दिन में जीता जा सकता था। इस युद्ध में जो हमारे 23 ऑफिसर, 26 जेसीओ और 398 अदर रैंक शहादत को प्राप्त हुए, उसे बचाया जा सकता था। इसके अंदर बहुत सारी, अब चूंकि आज ये दिन है कि हम इसकी समीक्षा थोड़ी कर सकते हैं, इसमें इंडियन एयरफोर्स जिसको शुरू पहले दिन से ही सक्रिय हो जाना था, वो कब सक्रिय हुई, यानी कि 3 हफ्ते बाद 26 मई को, और उसके ऊपर पाबंदी कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं क्रॉस करेंगे। क्या पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके हमारी तरफ नहीं आया था? हमें ये पाबंदी लगाने की क्या आवश्यकता थी? इंडियन एयरफोर्स को इतने बाद में बुलाने की क्या आवश्यकता थी? मैं ये मानता हूँ ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर इंडियन एयरफोर्स का और ऑपरेशन तलवार इंडियन नेवी का, इंडियन नेवी ने भी इसमें पार्ट लिया क्योंकि उन्होंने कराची के पोर्ट के ऊपर एक ब्लॉकेड कर दिया था और जिसकी वजह से नवाज शरीफ को ये कहना पड़ा था उस समय में कि अगर 6 दिन ये युद्ध और चला तो मेरे पास तेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास आमो तरफ नहीं है। तो सबने पार्ट लिया, लेकिन इसमें एक सवाल ये उठता है कि इस लड़ाई में करीब 5,000 घुसपैठिए थे या 5,000 पाकिस्तानी सैनिक थे। हमें 2 लाख सिपाहियों को मोबिलाइज कराने की क्या आवश्यकता थी? जनरली
ये कहा जाता है कि अटैकिंग फोर्स को कम से कम 3 गुना होना चाहिए। इस सिचुएशन में 3 नहीं तो 6 गुना कर लीजिए, तो लिहाजा 30,000 ही हम ज्यादा से ज्यादा इंडक्ट कर सकते थे इस पोजीशन में जो हमने इंडक्ट किए। लेकिन 2 लाख सिपाहियों के मोबिलाइज करने से ये पता लगा कि कहीं ना कहीं प्लानिंग में चूक थी। दूसरी बात, हमारी इंटेलिजेंस जो ये दावा करती है कि सर हम तो दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है ये भी जान लेते हैं, उस इंटेलिजेंस को क्यों पता नहीं लगा कि उन खाली बंकर्स के अंदर पाकिस्तानी आ चुके हैं? और फिर हमारे लोग जो नीचे आए थे, क्या उनको रेगुलर पेट्रोलिंग करने की आवश्यकता नहीं थी? ये कुछ सवाल है। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि इस लड़ाई को जीतने का मतलब आप ये समझिए कि जैसे ब्लैक सी के अंदर मॉस्कोवा वारशिप के डूबने के बाद ये कहा जाने लगा कि कोई हथियार अल्टीमेट नहीं है, ऐसे ही इंडियन आर्मी के लिए ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे लिए कोई भी वार सिचुएशन इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। इम्पॉसिबल विल टेक टाइम, डिफिकल्ट वी डू इमीडिएटली, वी हैव डन इट एवरी टाइम। हमारा सिर्फ ये कहना है कि इतनी भयंकर सिचुएशन में भी लड़ाई को जीतने के बाद ये तो हुआ कि पहली दफा जो हमारे शहीद थे उनकी बॉडीज को तिरंगे झंडे में लपेट के उनके घर भेजा गया, जिससे पैट्रियोटिज्म पूरी हिंदुस्तान के अंदर फैला। लेकिन अभी भी सिपाहियों और पूर्व सैनिकों को वो सम्मान और वो आदर नहीं दिया जा रहा पूरे देश के द्वारा जिसके वो हकदार है। कारण ये कि आज की तारीख में भी जो सरहद के ऊपर सिपाही तैनात है, जो ये नहीं जानता कि वो कल सुबह का सूरज देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, लेकिन आज उसके हाथ में एक मोबाइल है और वो टीवी भी देखता है और वो अपने नेताओं के भाषण और आचरण भी सुनता रहता है। बहुत बड़ी बात। मान लीजिए उसके दिमाग में अगर ये सवाल आए कि क्या मैं ऐसे लोगों के लिए जान दूं जो ये कहे कि अगर चीन कश्मीर में या हिंदुस्तान में आ जाए तो वो हमारे लिए बेहतर है, क्या हम उसके लिए जान दें जो ये कहे कि पत्थरबाज तो भोले भाले लोग हैं, इनको तो हमें माफ कर देना चाहिए। कहने का मतलब ये कि हमें किसी प्रॉब्लम से कोई तकलीफ नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कम से कम पूरा का पूरा हिंदुस्तान राष्ट्र के मामले में, बहुत बड़ी बात के मामले में तो एक आवाज में बोले, बहुत बड़ी बात में बोले जय हिंद। जी। अभी 75वां अमृत महोत्सव का अवसर है। मैं समझता हूँ कि कम से कम इस साल में एक ये संदेश तो क्लियर कट देश में फैला दिया जाए। खबरदार, आप किसी भी पार्टी के कहीं के भी कुछ भी हो, लेकिन सुरक्षा, सेना और देश की सुरक्षा के मामले में एक शब्द आप नहीं बोलेंगे, अन्यथा आपको देशद्रोह बिल्कुल दिया जाएगा। टीपीएस त्यागी सर, आपने जो बात कही और इसीलिए हमने इस पूरे प्रोग्राम का नाम दिया है शहीद दिवस गाथा, करगिल दिवस गाथा, एक सबक। और सबक के बारे में जो आपने बोला, कितने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बोला। और लेकिन आपने कहा कि हमारे रणबांकुरे वो जो सैनिक और सैन्य अधिकारी थे, नौजवान थे, उन्होंने दिखाई भारत की ताकत और कोई जो चूक हुई थी वही तो सबक लेना था, जिस पर आज एवी स्टार न्यूज चर्चा कर रहा है, क्योंकि 2 फ्रंट वॉर जोन में हम लोग हैं। वीके साई सर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और हम एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि 2 वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड सैन्य अधिकारी इस समय एवी स्टार न्यूज पर जुड़े हुए हैं। वीके साई सर, कुछ ऐसे सबक जो हमें ले लेने चाहिए थे, और स्पष्ट रूप से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की एक बड़ी कार्रवाई थी। और नवाज शरीफ मुश्किलों में कैसे आए थे जब नौसेना ने अपनी कार्रवाई कर दी थी कराची पोर्ट पर। और वो पहलू जो आप एक सबक के रूप में बताना चाह रहे हो, जैसा कि अभी टीपीएस त्यागी सर ने बोला है कि जब सेना का मामला हो, देश का मामला हो, तो बात सिर्फ एक हो, जय हिंद। क्या ये वो मुद्दा था जब हमारी वो कुछ कमजोरियां थीं, जिस कमजोरियों से सबक लेकर के आज हम सोचें तो हम उसी जोन में हैं? बस बात इतनी है कि दुश्मन हमें देख रहा है और वो समझ रहा है कि भारतीय मौका मिलते ही, ऑर्डर मिलते ही टूट पड़ेंगे।
देखिए, भारतीय सेना बलिदान से चेक कभी रही, कभी होगी। भारतीय सेना एक साथ चलती है और एक दूसरे के लिए साथ देने को तैयार है। देश के लिए कोई भी ऐसा बलिदान नहीं है जो हमारे लिए माना है। इसमें ऑल फैक्टर्स हर तरह का विरोध था, जमीन का, मौसम का, चढ़ाई का और अपोजिट हथियारबंद बैठे हुए दुश्मन का। फिर भी हमारे रणबाबुओं ने जिस वीरता का परिचय दिया और कैजुअलिटी होते हुए, जीतते हुए गोलियां सीने पर जिस बेहतरी से उन्होंने असंभव किस्म की चढ़ाइयों पर जाकर विजय प्राप्त की, जय श्री और तिरंगा वहां जाकर कराया, ये पूरे संसार के लिए एक बड़ी मिसाल है जी। जहाँ तक सवाल है, सही कहा मेरे मित्र त्यागी जी ने बताया जो कि इसकी प्लानिंग अगर कुछ बेहतर की जाती तो हम काफी आपकी कैजुअलिटीज कम रखते हुए ये सब कुछ अचीव कर सकते। कुछ खामियां थी, हमने पहाड़ियां थोड़ी हमारे इंटेलिजेंस जो एजेंसी रहती है उन्होंने उसके ऊपर नहीं किया। पाकिस्तानी आकर बैठा, उन पर निगाह रखना आवश्यक है। और आजकल तो बड़े और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनकी देखभाल की जा सकती जी। हमें आज जब हम उन वीरों को उन्होंने वीर की प्रताप प्राप्त की और परम श्रद्धांजलि दी, परम बलिदान दिया, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। याद करना चाहिए और याद करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम वो क्या सीखते हैं। इसके लिए कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने जो दो पहाड़ियों पर जो हमारा एक ग्रुप का वो थोड़ा ज्यादा था, उसको कम लाने की आवश्यकता है, जिसको 30% में डाला था। अब इस बाद उस लाइन को निकाल कर और पथ का ये लाया गया है ताकि वो जो फ्रंट पोर्शन कहते हैं वो कम आयु के हों, जोशीले हों और कम आयु के हों जी। फैसला किया और कई उन्होंने किए, कुछ के बारे में थे उनके जैसा हमारा बड़ा था बोर्ड ने किया था, उसी प्रकार की गन हमारे देश में बनने लगी है, जिसकी तैनाती शुरू हो गई जी। करके इसने हमें सीधे सिखाया कि हमें विदेशों पर के लिए नहीं रहना चाहिए। हमारे आप मानना नहीं और हमेशा करने में हमें दिक्कत लगी थी और एम्बिशन सप्लायर्स आज पीछे की हुए। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि विदेशी शक्तियां हम पर प्रेशर डालना चाह रहा था कि आप अभी इनको निकल जाने के बाद इस बच्चे जिले जी। इस तरह के इंटरनेशनल प्रेशर जब बनते हैं उनको जीतने के लिए, नकारा करने के लिए, काम करने के लिए एक सही और पॉजिटिव पॉलिसी होनी चाहिए जो कुछ समय तक हमारे देश में नहीं, जैसे हाल में अपना अनाज का एक्सपोर्ट बंद न करें, एक्सपोर्ट चलने दें ताकि यूरोप में अनाज जाए, जैसा हमारी सरकार ने किया। हमारे लिए ज्यादा जरूरी हमारी अपनी जनता का पेट भरना है, यूरोप का नहीं जी। इसी प्रकार हमें प्रेशर डाला गया, क्या प्रेशर से तेल ना, प्रेशर डालने वाले खुद प्रेशर से पेट्रोल ले रहे हैं।
जो ले रहे हैं, अमेरिका पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहा है और रशिया को इकोनॉमिक रूप देने के लिए वो चाहते थे कि हम रशिया से पेट्रोल डीजल कर सकें। इसको भी हमारी सरकार ने माना जी। ये जो हम इन्फेक्शन को आज झेल पा रहे हैं, ये हमारी विदेश मंत्रालय की जो पॉलिसी है की और जी। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा सर, यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। ये राजनयिक रूप से और राजनीतिक जो मजबूती है सर, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। टीपीएस त्यागी सर, वो तीसरी बात जो अभी वीके साही सर कह रहे थे कि किस तरीके से हम इतनी मुश्किलों को झेलते हुए आगे बढ़ पाए और चुनौतियों का सामना करते हुए हमने जीत हासिल कर ली। आने वाला समय, चूंकि हमारे पूरे प्रोग्राम का मुद्दा है कि कारगिल दिवस गाथा एक सबक में जो हम सोच पा रहे हैं, आप लोग विशेषज्ञ हैं कि अगला जो जोन है, वॉर जोन, वो पहाड़ों पर ही होने वाला है, क्योंकि एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और फ्रंट बताने की जरूरत नहीं है, एलओसी और एलएसी। इस सबक को सीखने के बाद जिस तरीके से षड्यंत्र चलता है, और गलवान में भी हमने बहुत कुछ देखा, अब हमें क्या कुछ कर जाने की जरूरत है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। देखिए सर, हमारे देश को सेना और बिल्कुल साई सर, मैं टीपीएस त्यागी सर से ये सवाल ले लूं, फिर आपके पास आता हूं सर। जी, टीपीएस त्यागी सर, आप अपनी बात रखिए। अच्छा सुनिए सर जी, ये जो समय बदला है जी, इस बदले हुए समय में उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया, तमिलनाडु में एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया, और बहुत सारे ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट हैं जिनकी संख्या करीब 500 है, जिनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए क्या कोई पहले कभी सोच सकता था कि भारत अपना सुपरसोनिक ब्रह्मोस अग्नि मिसाइल फिलीपींस को देगा? और फिलीपींस के खरीदने के बाद आज इंडोनेशिया और वियतनाम और बहुत सारे देश लाइन में खड़े हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक देते जवाब को कोई सोच सकता था? यानी कि एक डेवलपमेंट, एक चेंज आया है, मगर वो चेंज अभी नाकाफी है। नाकाफी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अभी हमारी लास्ट कोर कमांडर की मीटिंग चाइना के साथ हुई, उसमें चाइना ने पहली बार साफ ये कह दिया कि डेमचोक और डेप्चांग में कोई बात नहीं होगी। अर्थात अगर डेप्चांग उन्हीं के पास रहता है तो डेप्चांग वैली सियाचिन ग्लेशियर और अक्साई चीन के बीच का एरिया है, और डेप्चांग वैली वो एरिया है जहाँ पे टू फ्रंट वार, यानी कि पाकिस्तान और चाइना का लिंकेज हो सकता है। तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती। दूसरी चुनौती कि हमने कहा मिरर डिप्लॉयमेंट, और सब लोग इस बात पे बड़े खुश होने लगे। भाई ये बहुत ज्यादा, अब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कहूंगा कि ये मिरर डिप्लॉयमेंट में अपनी फौज को उन पहाड़ों में खपाना है। हाई एल्टीट्यूड के एरिया में अपने जवान को लंबे समय तक रखने का मतलब ये है कि आप उसकी एफिशिएंसी और ऑपरेशनल एबिलिटी को कम कर रहे हैं। हमें कुछ अल्टरनेटिव रास्तों के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप नंबर और फायर पावर में देखेंगे तो चाइना हमसे कहीं ज्यादा है, लिहाजा हमें क्वालिटेटिवली और अपनी इस इमेज को कम से कम अलग रखना है। वो कौन सी इमेज है? हमारी इमेज है कि तो वो हाफ जी कट गए यार। व्यक्तिगत चरित्र से अलग होता है। यहाँ पे कैसे ये पूरा मामला चला है, जैसा कि अभी टीपीएस त्यागी सर बता रहे थे कि किस तरीके से ये हमें चाहिए कि हम अपने आप में आत्मनिर्भर हों, और उस आत्मनिर्भर स्थिति पर हम तभी आ सकते हैं जब हमें ये भरोसा हो कि हम
अपने रिक्वायरमेंट के साथ साथ हम जो दूसरे लोग भी हमसे मांग रहे हैं वो सब कुछ उपलब्ध करा सकते हैं। टीपीएस त्यागी साहब ने उन सारे मुद्दों पर प्रकाश डाला है और हम ये कह सकते हैं कि बदली हुई परिस्थितियों में चाइना हमारे लिए कई ऐसी मुश्किलें पैदा कर रहा है। सवाल हमारा ये था कि किस तरीके से टू फ्रंट वॉर की जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में लड़ाई इसी तरीके से चोटियों पर होनी है। और जैसा कि दैप्सोंग को लेकर के अभी कर्नल टीपीएस त्यागी बोल रहे थे, उससे साफ जाहिर है कि अभी चीन के साथ हमारी वार्ता हुई और इन मुद्दों पर चीन ने साफ तौर पर कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर इस पर बात नहीं करेगा। अब बड़ा सवाल है कि भारत इस दबाव को झेलते हुए चीन को मजबूर करे कि उसे तो पीछे जाना होगा, और जाना उस स्थिति में वो पिछले 1.5 साल पहले जिस स्थिति में था वहीं पर उसको वापस लौटना होगा। चीन नहीं चाहता और वो सोच रहा है कि वो बातचीत के जरिए इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ झाला करता रहे। हमारे साथ फिर दोनों मेहमान जुड़ गए हैं, किसी तकनीकी खामी के कारण वो नहीं जुड़ पाए थे। चीन का जिक्र कर रहे थे टीपीएस त्यागी सर। अब आप बातचीत में चीन ने साफगोई से ये बोल दिया है वो कुछ कारस्तानी करने की फिराक में है। सवाल फिर वही कि क्या हम पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि विजय गाथा से, उस शौर्य गाथा से हमने सबक ले लिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। चुनौती से निपटने के लिए सदा तैयार रही है। चीन को याद रखना चाहिए कि आज का भारत जी 1962 का भारत नहीं है जी। अब वो किसी भी फ्रंट पर आएंगे, जवाब दिया जाएगा और हमारी सेना आज और ये भी निपुण है, शक्तिशाली है और विकल्प करके उनको दोनों फ्रंट पर तोड़ जवाब देगी। जी जी, ये चीज जिनको भी पता है और वैसा भी कल का बता रहे जो संतुलन होता है, अगर आक्रामक होता है तो उसको 3 गुना को बदलना पड़ता है। उन हिस्सों में इस बार हम और ये बात बड़ी बेहतर तरीके से होता है। इसलिए वो फिजिकल वॉर क्या है दिखाकर बहुत बोल रहा है और मीटिंग में आगे दिखाकर अपने आप को करना चाहते हैं। हम हमारे सेना और सेना जी जी और आज हमारा सरकार सेना का साथ है। गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है कि वो कम से कम सेना के साथ न खेले कि आप हमारी कार्रवाइयों पर न करें। क्या कोई साइकोलॉजिकल और उसको बढ़ावा मत जी। आप सेना सेना के वक्तव्य और हरी सेना हमारे देश को कभी भी डाउन नहीं। हमारा आखिरी पंच हमेशा सेना रहा है, आज है और सेना बना रहेगा। जी 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 जी। अधिक आप चाहिए वहाँ साथ और मान देते खड़े रहें और जब तक सरकार की पॉलिसी हमारे हाथ पीछे युद्ध सरकारी ना हो, जैसे सरकार करती है, कोई काम नहीं है जी। ना हो, पाकिस्तान हो या दोनों से हो, उनको बहुत जवाब देना जी जी। सर टीपीएस त्यागी साहब के पास भी हम जाएंगे। सर हम जो सवाल करें उसको
वीके साई सर, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि सर सवाल बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आप दो इतने अनुभवी लोग हैं, कि हमारे सवालों का संक्षिप्त जवाब दें ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आम जनता तक पहुंचे। टीपीएस त्यागी सर, आप कुछ ऐसे मुद्दे पर बोल रहे थे, अगर चाइना डेप्सोंग को लेकर के इतना ज्यादा एडमेंट है तो फिर दबाव कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, पहले तो दिवाकर जी ये समझ लीजिए जी कि अब वो समय आ गया है कि हम शहीद होकर नहीं, हम जिंदा रहकर देश की सेवा करेंगे। एक ही सिपाही की हम शहादत देना नहीं चाहते, हम शहीद होने का अवसर और ये गर्व अब दुश्मन को देना चाहते हैं। उसके लिए अब हमें अपनी पुरानी कन्वेंशनल नीतियों से अलग आना है। देखिए, नॉर्मल एरिया में भी अगर किसी को अटैक करना है तो उसे डिफेंडर से करीब 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। अगर माउंटेनस टेरेन है तो उसमें 9 गुना ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर 50,000 ट्रूप चाइना ने तैनात कर रखे हैं तो हमें 50,000 तैनात करने की क्या जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने सिपाहियों को जो बगैर कोई सवाल किए हुए ऑर्डर को मानते हैं, हम उन्हें खपा रहे हैं। हमें इतने सिपाहियों को रेडी रहने के लिए तो कहना है, रिजर्व में तो रखना है, कम रिएक्शन टाइम पर तो रखना है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड एरिया में एक लंबे समय तक उन्हें खपाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। और आज की तारीख में दरअसल में हमें इतना पाकिस्तान और चीन दोनों को अच्छी तरह से निपटने में सेना कैपेबल है। ये जो 2.5 फ्रंट है, ये जो बचा हुआ आधा फ्रंट है, जो देश के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये आधा फ्रंट हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। खैर, इस आधे फ्रंट को भी कंट्रोल करने में एक तो सिविल पावर में हर जगह फौज को बुलाया जाता है और फौज हर जगह सक्सेसफुल होती है। इसका मतलब फौज वहां भी सक्सेसफुल है क्योंकि फौज के पास में कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, प्रशिक्षण और अनुशासन है। मगर अब उस फौज का इस्तेमाल सेलेक्टिव बेसिस पर किया जाना चाहिए और हमें मॉडर्नाइजेशन, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइकोलॉजिकल वारफेयर, इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या चाइना जो कुछ कर रहा है वो साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा नहीं है? चाइना की जो वो चॉकलेट आर्मी है उसमें चीजों को दिखाया जा रहा है। उनका एक भोपू है ग्लोबल टाइम, उसमें रोजाना उनके वीडियो भेजे जाते हैं। वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है। उससे डर के हमें ज्यादा से ज्यादा रिएक्शनरी फोर्स इस समय वहाँ तैनात करने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ आवश्यकता है? आवश्यकता है उन जगहों पे, जैसे मैंने आपको बताया डेप्सोंग, यानी कि डेप्सोंग वैली जो सियाचिन ग्लेशियर है इनके बीच में है। हमने उस समय कैलाश रेंज उनको दे दिया, जो कैलाश रेंज डायरेक्टली उनके मोल्डो गैरिजन के ऊपर हमारी नजर थी और उसके बाद में अगला स्टेप सियाचिन का है। जो हो गया तो हो गया। अब हमारी आवश्यकता ये है कि 3,500 किलोमीटर लंबी सरहद लाइन पे फ्रिक्शन पॉइंट केवल डेप्सोंग, डेप्चौक, हॉट स्प्रिंग ये ही नहीं है, बहुत सारे फ्रिक्शन पॉइंट है और हर फ्रिक्शन पॉइंट के ऊपर चाइना ये कहता है कि मेरा तो परसेप्शन डिफरेंट है, मेरा तो एरिया आगे तक है और वो सलामी स्लाइसिंग के अंतर्गत घुसपैठ करता है। अब मेरा ये कहना है कि क्या उन फ्रिक्शन पॉइंट में से कई ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट है जो एडवांटेज इंडिया है, क्या हम अपने परसेप्शन को नहीं बदल सकते? जी पॉइंट क्योंकि ताकत आती है विचारों में और विचारों से होते हैं एक्शन, और वो एक्शन अगर हम दिखाते हैं तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम भी अपना परसेप्शन चेंज करें और उन फ्रिक्शन पॉइंट पर जो एडवांटेज इंडिया है उसमें हम वो करें जो चाइना और दूसरे फ्रिक्शन पॉइंट के ऊपर कर रहा है, बस वहां से समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक बात पक्की मान लीजिए कि चाइना में लड़ने की ताकत नहीं है और अगर किसी वजह से लड़ाई मान लीजिए है तो मुश्किल अगर हुई भी तो उसके लिए प्रायोरिटी 1 है ताइवान, नॉट इंडिया। इंडिया के साथ में लड़ने का तो मतलब ये है कि अगर उसने मुंह की खाली तो हमेशा के लिए उसका सुपर पावर बनने का प्लान खत्म हो जाएगा। तो हमें हमारे साथ उसको लड़ना नहीं है। इसलिए हमें अब ये
सोचने के बाद में अपने डिप्लॉयमेंट को रिकंसीडर करना चाहिए। आई एम टू स्मॉल ए पर्सन, आदमी हैज टेकन गुड डिसीजन, बट कम से कम अपना सजेशन तो पहुंचा ही सकते हैं। बहुत बड़ी बात। मैं लड़ाई में रहा हूँ सर, मैं भी अब जैसे साई साहब की तरह वीर चक्र प्राप्त हूँ सर, लड़ाई में रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि व्हाट मैटर हौसला, और जो हौसला एक इंडियन आर्मी के सोल्जर के पास है जो अपनी मर्जी से जाता है फौज में। चाइना के अंदर जबरदस्ती उठा के उन चॉकलेट बच्चों को 3 साल के लिए या 4 साल के लिए लाके रख दिया जाता है। They do not have that kind of spirit and metal in them. बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने टीपीएस त्यागी सर आपने कही कि एक चॉकलेट आर्मी हमसे लड़ाई नहीं जीत सकती, इसलिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में है। वीके साई सर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, लगता है कि वीके साई सर से संपर्क टूट गया है, लेकिन 2 वीर चक्र प्राप्त सेना विशेषज्ञों ने जिस तरीके से करगिल विजय गाथा पर जो सबक भारत ने लिया है, उस सबक के संदर्भ में जो बातें आज हमारे सामने रखी हैं, कर्नल टीपीएस त्यागी सर और कर्नल वीके साई साहब दोनों वीर चक्र प्राप्त हैं, भारतीय सेना के साथ जुड़ करके देश की खातिर लड़े हैं और जीत हासिल की है। टीपीएस त्यागी सर और वीके साई सर ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि किस तरीके से कन्वेंशनल वॉर, परंपरागत युद्ध के तकनीक और कौशल से आगे हट करके हम सोचें और एक छोटी सेना जो पूरी रूप से पारंगत हो और जो हमारी सेना है उसको मोबिलाइज करें और उन पॉइंट्स को, उन रणनीतिक महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें और वहां पर अपना डिप्लॉयमेंट करें, और साथ ही साथ हम ये दिखाएं कि हम जिस वॉरफेयर के साथ युद्ध मैदान में जाएंगे उसमें दुश्मन धूल चाटेगा, और ये संदेश पहुंच भी रहा है चीन और पाकिस्तान के सामने। और शायद इसीलिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए अपनी जिद को चाइना हमारे सामने रख करके कुछ साबित करना चाहता है, कुछ मनवाना चाहता है, लेकिन उसके लिए राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है जो भारत आज दिखाने की स्थिति में है, क्योंकि हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, पूरा हम विश्वास करते हैं, और शायद तीनों सेनाओं के उन अधिकारियों और जवानों पर गर्व करता है। 130 करोड़ से अधिक का ये आवाम, हमें उससे सबक लेते हुए आने वाले सभी उन खतरों को समझते हुए सचेत रहने की जरूरत है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने कई बार ये कह दिया है कि और रिस्क लेने की स्थिति में भारत नहीं है। वो जो भी चुनौतियां हैं और वॉरफेयर और जो बदलते युद्ध की जो स्थिति है उससे साफ जाहिर होता है कि हम जल थल नभ के साथ वो लड़ाई भी लड़ेंगे और जीतेंगे जिसमें प्रोपेगेंडा करके किसी देश के मनोबल को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ए विस्टार न्यूज पर जुड़े सर, और इसके साथ ही साथ देश को पूरा भरोसा है कि आप लोगों के अनुभव और वर्तमान सेना के अधिकारियों और जवानों की बदौलत, उनके ताकत और शौर्य की बदौलत हम किसी भी संभावित युद्ध को जीतेंगे, जीत के रहेंगे। जय हिंद।